में से ज्यादातर लोगों को जीवन में क्या करियर तय करना है, क्या प्रोफेशन तय करना है या क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, यह तय करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर हम तय भी कर लेते हैं तो कई बार वो निर्णय गलत साबित हो जाते हैं। तो फिर ये कैसे समझा जाए कि जीवन में क्या निर्णय लिया जाए, आज इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन में करियर जैसी कोई चीज, यदि आपको प्रोफेशन जैसी कोई चीज, यदि आपको बिजनेस जैसी कोई चीज का डिसीजन लेना है तो ये निर्णय 1 साल, 2 साल, 3 साल के फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को या अपनी जिंदगी के बाद को भी ध्यान में रखकर लेना चाहिए। आपको वो काम करना है जिसके रिजल्ट्स आपकी कई जनरेशन तक बेनिफिट्स देते रहें आपके परिवार को। ये अगर आपने समझ लिया तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो आपका जो मेंटल फ्रेमवर्क होना चाहिए वो 100 इयर्स का होना चाहिए कि अगर मैं जो आज काम कर रहा हूं उसको मैं अगले 100 साल तक यदि करना पड़े तो कर पाऊंगा क्या, या अगले 50 साल यदि करना पड़े तो कर पाऊंगा क्या। जिस भी जीवन के जिस हिस्से में आप हैं वहां से तय कीजिए, पर कम से कम मैं मानता हूं कि आपको 100 इयर्स और 50 इयर्स के प्लानिंग के हिसाब से काम करना चाहिए ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें और आप वो रिजल्ट छोड़ सकें जिसको आप लेगेसी बोल सकते हैं, आपके परिवार के लिए एक ऐसी व्यवस्था जो कई जनरेशन्स तक उनको फायदा दे। तो पहली चीज ये कि जीवन में कोई लक्ष्य तय नहीं किया जाता। जीवन में इस तरह का कोई लंबा हमको ऐसा कोई गोल सेट नहीं करना पड़ता है। लाइफ में इस तरह का कुछ नहीं होता। तो जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। जीवन में दिशाएं होती हैं। दिशाएं वो होती हैं जिन दिशाओं में आप चलना तय करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको हो सकता है कि अपने 20s में ये समझ नहीं आए कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं। पर आपको ये समझ में आता है कि मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या मेरा फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है या मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो आपने ये तय करना है कि ये मेरी दिशा है। जब आपने अपनी दिशा तय कर ली तब फिर दूसरी बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं कि ये एक दिशा है, इस दिशा में मैं आने वाले 50 साल काम करने को तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट आने वाले 100 सालों तक कम से कम रहे जो मैं करूंगा। तो ये एक पहला प्रॉब्लम आप समझें कि हम तय करते हैं हमारा करियर क्या होना चाहिए, हमारा प्रोफेशन क्या होना चाहिए। नहीं, आप वो डायरेक्शन तय करें जिसमें आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और आप उसी में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं। तो दिशा कैसे तय की जाती है? दिशा ऐसे तय की जाती है जिस काम को करने में आपको मजा आता है। फाइनली जीवन का जो आउटकम है वो है मजा। मजा नहीं आता है, इफ यू डोंट एंजॉय देन लाइफ इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। नो मैटर व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो इन vain. So the primary most important thing that you have to keep it in mind कि उस काम को करने में आपको बहुत मजा आता हो, उस दिशा में चलने मात्र से आपको खुशी होती हो। ये जब आपने तय कर लिया तो आपने सबसे बड़ा प्रश्न अपने जीवन का हल कर लिया, और वो है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें जिसको आप एंजॉय करते हैं। ऑटोमेटिकली आपका पूरी पर्सनालिटी उस पर केंद्रित हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बट तय करने के बाद आने वाले पूरे 50 साल जब तक आप काम करते हैं, या कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने 50 से बहुत ज्यादा साल काम किया है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, वॉरेन बफेट इज नाउ इन हिज 90s, 92 के हैं वॉरेन बफेट, एंड स्टिल वर्किंग। और उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला इन्वेस्टमेंट किया था। तो हो सकता है आपको 100 साल काम करने का मौका मिले, पर आप उसी दिशा में काम करेंगे। तो वो पहले 11 साल की उम्र में भी इन्वेस्टर थे और 91-92 ईयर्स की एज में भी इन्वेस्टर ही हैं। उसी डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं। ही इज नॉट चेंजिंग डायरेक्शंस इन हिज लाइफ, एंड इसकी वजह से उनको बहुत सारे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं कि मैंने मेरी वेल्थ का 99% जो है
वो आफ्टर द एज ऑफ 60 अचीव किया है। अब यदि आप काम को एंजॉय नहीं करते हैं तो आप 60 के बाद तो रिटायरमेंट ले लेंगे, तो आप 1% के वॉरेन बफेट हो जाते हैं। अक्सर दुनिया में लोग 1% के वॉरेन बफेट हैं, वो जो उनको पोटेंशियल जनरेट होनी है उस पर काम ही नहीं कर पाते हैं उसके बाद। तो पहला चीज ये ध्यान रखें, अपनी डायरेक्शन तय करें। डायरेक्शन उस दिशा में होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और आप उसको आने वाले 100 साल तक 50 साल तक कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब आपने ये डायरेक्शन तय कर लिया कि मैं जिस रोल में प्ले करने वाला हूं, जिस दिशा में चलने वाला हूं, वो ये दिशा है। अब इस दिशा में मैं क्या रोल प्ले करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपने तय करा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में रहना चाहता हूं। अब फिल्म इंडस्ट्री में आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो एक कैरेक्टर तैयार कीजिए। अपना खुद का एक कैरेक्टर डिफाइन कर लीजिए कि मैं ये दिखना चाहता हूं या मैं ये बनना चाहता हूं। अब मान लीजिए आपने दिशा तय करी कि संगीत मेरी दिशा है और संगीत में मैं सिंगर बनना चाहता हूं या वायलिन प्लेयर बनना चाहता हूं या म्यूजिशियन बनना चाहता हूं, व्हाटएवर जो भी आप तय करते हैं। आपने तय किया कि जैसे जाकिर हुसैन ने तय किया संगीत मेरी दिशा है और उन्होंने तय किया कि उस दिशा में काम करने का मेरा माध्यम तबला है। या हरि प्रसाद चौरसिया ने तय करा कि मेरा माध्यम उस दिशा में, संगीत की दिशा में काम करने का मेरा माध्यम जो है, मैं जिससे अपने आप को अभिव्यक्त करूंगा, वो बांसुरी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपना कैरेक्टर तय करें। तबला वादक जाकिर हुसैन ने अपने लिए तय करा था, बांसुरी फ्लूट प्लेयर का किरदार हरिप्रसाद चौरसिया ने तय करा था, लता मंगेशकर ने गायिका का किरदार तय करा था, अमिताभ बच्चन ने फिल्म एक्टर का किरदार तय करा था। अपने अपने लिए किरदार तय कर ले, उस किरदार को पूरी त्वरा से जिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम तीसरा एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि इन दोनों चीजों के होने के बाद छोटे छोटे माइलस्टोन्स तय करें। जैसे मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करनी है, पर या 100 किलोमीटर की आप एक मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपके पास में कोई माइलस्टोन ना हो तो क्या होगा, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं पड़ेगा आप कितना कब अचीव कर रहे हैं, या आप बहुत लंबा समय ले लेंगे, या हो सकता है कभी आपकी यात्रा पूरी ही न कर पाए आप, या डिहार्टन होकर बैठ जाएंगे, मैं तो शुरू ही नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कब कितनी दूरी में क्या हो रहा है, या बीच में छूट जाए। इसलिए माइलस्टोन्स तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन माइलस्टोन्स को आप टारगेट्स बोल सकते हैं, गोल्स बोल सकते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ इज ए जर्नी इन विच वी आर ट्राइंग टू एलिवेट अवर कॉन्शियसनेस टू द नेक्स्ट लेवल। तो मेरी व्याख्या ये है कि मैं उसको माइलस्टोन्स बोलना पसंद करता हूं। आप गोल्स बोल सकते हैं, पर छोटे छोटे तय करिए, बहुत दूर का नहीं तय करना है कि 5 साल बाद ये करेंगे, हम 1 साल में क्या अचीव करेंगे, हम 3 साल में क्या अचीव करेंगे। अब जब आपने 1 साल, 3 साल, 2 साल के टारगेट बनाए तो और छोटा करिए, उसमें तय करिए कि 1 साल के हर क्वार्टर में आप कितना अचीव करेंगे, हर मंथ में आप कितना अचीव करेंगे, और फिर हर वीक में, और फिर हर डे में, और हर डे में उस डायरेक्शन में एक स्टेप बढ़ने की कोशिश करिए और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप ये तय करिए कि मैं हर दिन उस बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट लाऊंगा और कितना पैसा कमाना चाहूंगा जो कि नंबर्स में मुझे रिजल्ट दे, और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो इन 3 चीजों के करने से बहुत अच्छी एक बात होगी कि एक, आपका डायरेक्शन तय हो जाएगा, दूसरा आपका रोल फिक्स हो जाएगा, तीसरा अब आपने जब अपना रोल फिक्स कर लिया है तो आपके टारगेट्स फिक्स हो जाएंगे और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमेशा रहेगा। और जैसे ही आप अचीव करेंगे आपके हार्मोन्स अलाइन हो जाएंगे कि यस यू आर अचीविंग समथिंग, जिसको बोलते हैं डोपामाइन। डोपामाइन क्यों रिलीज होता है? बिकॉज इट इज ए सिग्निफिकेंट हार्मोन्स दैट टेल्स यू दैट यू आर अचीविंग समथिंग। एंडोर्फिन जनरेट होने लगेगा। एंडोर्फिन जनरेट क्यों होने लगेगा? बिकॉज आप उस टारगेट को अचीव करने में जितना पेन जनरेट करेंगे अपनी बॉडी में, उसको मास्किंग करता है, और वो दैट इज एन दीज आर हैप्पीनेस हार्मोन्स।
तो ये आपको आपकी इवन एंडोक्राइनोलॉजी भी हेल्प करने लगेगी, आपका केमिस्ट्री भी आपके साथ काम करने लगता है। तीसरी नेक्स्ट चीज जो हमको इस बात में ध्यान रखनी है कि हमको बहुत मैसिव एक्शन के मोड में होना चाहिए। जैसे शेर शिकार करते टाइम होता है, शेर बहुत देर शांति से तय करता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे किस प्रे पे टारगेट करना है, और उसको बहुत इतने सारे झुंड में से मान लीजिए बहुत सारे हिरण दौड़ लगा रहे हैं, तो उसको वो सबसे सटीक टारगेट को वो देखता रहता है और फिर देखता है, पर जब वो जंप करता है तो वो पूरी मैसिव एक्शन के साथ में होता है। मैं हमेशा कंसिस्टेंसी और मैसिव एक्शन में कंफ्यूजन में आ जाता था, क्योंकि मुझे लगता था इंटेंसिटी इज अगेंस्ट कंसिस्टेंसी। हाँ, इंटेंसिटी इज अगेंस्ट कंसिस्टेंसी अगर आपके पास पहले के 3 एलिमेंट नहीं है। इसको फिर से समझते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो हर बार अलग अलग डायरेक्शन में होती है, प्रॉब्लमेटिक है। आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपका रोल ठीक नहीं है, तो अब आप कभी फ्लूट बजाने लगेंगे, कभी तबला बजाने लगेंगे, कभी डांस करने लगेंगे, प्रॉब्लम है। अगर आपके ये दोनों एलिमेंट तैयार है, डायरेक्शंस एंड आपका कैरेक्टर, आप किस पात्र को इस जीवन की लीला में जीना चाहते हैं वो तय है, तो फिर तीसरी जो चीज होती है कि आपके छोटे छोटे गोल्स उस पार्ट को तय करने में। तो मान लीजिए आप एक फिल्म के एक हीरो हैं, तो आप एक पर्टिकुलर सीन को प्ले करने की कोशिश करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट में, या आप एक लिरिसिस्ट हैं तो वो जो उस समय जो गाना लिख रहे हैं वो गाना अपना बेस्ट गाना बनाने की आप कोशिश करते हैं, आपके लक्ष्य हो जाते। जब ये 3 चीजें तय हो जाती हैं तो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो मैसिव एक्शन, वो सही आने लगती है। अब जो आपके गोल हैं और मैसिव एक्शन है, इनके बीच में यदि आप चाहें तो अपने संकल्प को जोड़ सकते हैं। वैसे गोल तय करते टाइम भी रिजोल्यूशन हो जाता है, इसलिए मैंने उस रिजोल्यूशन को अलग से पॉइंट नहीं दिया। बट कई लोग गोल तो तय करते हैं बट वो उतने संकल्पवान नहीं होते। आप संकल्पवान नहीं होंगे तो मैसिव एक्शन ही नहीं आएगी, मैसिव एक्शन नहीं आएगी तो आप रुक ही नहीं पाएंगे किसी चीज पे, आप रिजल्ट ही नहीं ला पाएंगे, इंटेंसिटी नहीं आ पाएगी। तो गोल के बाद में रिजोल्यूशन लें कि मैं इस गोल को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद में मैसिव एक्शंस पे काम करें, और गोल और रिजोल्यूशन एक कर देते हैं तो डायरेक्ट मैसिव एक्शंस पे आप काम कर सकते हैं। तो आप वो शेर बन जाएं जो सारे हिरणों को देख रहा है और देखते 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 एक लक्ष्य तय करता है कि ये लक्ष्य है, संकल्प लेता है कि मेरे को इस लक्ष्य को अब पाना है, और वो पूरी ताकत से जंप करता है उस पर। ये जो इंटेंसिटी है ये कम नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आता है इंटेंसिटी के बाद जस्ट अपोजिट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कंसिस्टेंसी। हमें से ज्यादातर लोग इंटेंस हो जाएंगे तो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। इनफैक्ट साइमन सिनेक ने एक बहुत अच्छी बात एक सेशन में बोली थी कि इंटेंसिटी पे आप ज्यादा ध्यान देती हैं जो कंपनियां, वो कंसिस्टेंसी पे काम नहीं कर पाती। मेरा मानना बिल्कुल आई अग्री विथ हिम कि जो अगर आप सिर्फ इंटेंसिटी पे ध्यान देंगे तो कंसिस्टेंसी पे काम नहीं कर पाएंगे। पर यदि आपकी डायरेक्शन फिक्स है, यदि आपके गोल्स शॉर्ट टर्म टारगेट्स फिक्स हैं, यदि आप परफेक्टली रिजोल्यूट हैं, यदि आपका पूरा मैसिव एक्शन प्लान है, तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। क्यों? क्योंकि अब आप समझिए, आपने एक डायरेक्शन तय करी, उसमें आपके 1000 गोल हैं या 100 गोल हैं या 50 गोल हैं। यहां से आपको मुंबई जाना है और मुंबई 500 किलोमीटर है, तो 500 माइलस्टोन्स आर देयर ऑफ अ किलोमीटर। अब आपकी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं? आपने एक ही किलोमीटर चलना है एट ए टाइम, और उस 1 किलोमीटर पे ही ध्यान देना है, पर अगला किलोमीटर इससे जुड़ा हुआ है, तो आपकी कंसिस्टेंसी की समस्या नहीं रह जाती। हाँ, एक बात जरूर होती है कि यदि आपने अनुशासनहीनता करी, डिसिप्लिन का अभाव है, तो आप सारी एनर्जी यहां इस एक माइलस्टोन में लगा देंगे और अगले माइलस्टोन को जीतने की आपके साथ पास में ताकत नहीं होगी। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी को बनाने का सही तरीका ये होता है कि जो आपकी मैसिव एक्शन है उसको इस हिसाब से डिजाइन करें कि आपके 500 किलोमीटर ट्रेवल हो जाए, आपकी पूरी जर्नी ट्रेवल हो जाए।
सो आप सारा पैसा एक मोमेंट में नहीं लगा देते, सारी एनर्जी एक मोमेंट में नहीं लगा देते, सारे एम्प्लॉयज एक टास्क में नहीं लगा देते। वो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए और वो ऑटोमेटिकली आपके डायरेक्शन से आ जाएगी। सेंस ऑफ डायरेक्शन जिनका मिसिंग है उनको नहीं आती। मैंने अपने जीवन में भी प्रयोग करके देखा, जब तक मुझे मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन क्लियर था कि मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, आई वाज ग्रोइंग वेरी गुड। I became a CEO at very early age in my life. When I was 26, I was a CEO. After that, I spent my 10 years in the corporate life. और उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन आया कि मैं ये जो सारे सिद्धांत आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या इनके अलावा भी दूसरे सिद्धांत हैं जिनसे जीवन में सफल हुआ जा सकता है? और मैंने बहुत सारे लोगों को सफल होता हुआ देखा है बिना इन सिद्धांतों के जाने। तो प्रश्न यह आया कि मुझे भी प्रयोग करके देखना चाहिए, और मैंने 5 साल प्रयोग किया अपने ऊपर, और 5 साल असफलता से भरे साल थे। 5 साल में 5 बिजनेसेस तय करे कि ये इन बिजनेसेस में पैसा लगाएंगे, और लगाया, एफर्ट करा, टाइम लगाया, सब किया, रिजल्ट्स नहीं आए। क्योंकि रिजल्ट्स आपको सबसे बेहतर रिजल्ट आते हैं अपनी दिशा में। रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता, आप कुछ भी करेंगे रिजल्ट तो थोड़ा बहुत आएगा ही, बट द पॉइंट इज कि रिजल्ट उस लिहाज का नहीं आता जितना आप अपनी दिशा में ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जाकिर हुसैन कल से ढोलक बजाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जाकिर हुसैन ढोलक नहीं बजा पाएंगे या जाकिर हुसैन ड्रम नहीं बजा सकते, पर जाकिर हुसैन उतना अच्छा ड्रम नहीं बजा सकते जितना अच्छा तबला बजा सकते। तो जितना अच्छा तबला बजा सकते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं पर प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में इट इज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। आप दुनिया के लिए कितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं उसके हिसाब से आपकी सारे पेमेंट और सारे प्राइस टैग्स तय होते हैं। आपकी फीस वैसे तय होगी, आपके प्रोडक्ट की प्राइस वैसे तय होगी, सारा वैल्यू, सारा क्वालिटी पे है। वैल्यू प्रिपोजिशन कितना हाई है। अब जाकिर हुसैन बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं एज ए तबला वादक, तो उनको पूरी दुनिया पूज रही है उस चीज के लिए। पर जाकिर हुसैन हो सकता है कि ड्रम प्लेयर के तौर पे उतनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाए, तो उतना रिजल्ट नहीं आ पाए। सेम मेरे सारे प्रयोगों में सिद्ध हुआ कि कितना भी प्रयास कर लो, रिजल्ट सिर्फ अपनी दिशा में सबसे अच्छे आते हैं। एफर्टलेसनेस और टाइमलेसनेस की स्टेट उसी दिशा में आएगी जो आपकी ओरिजिनल दिशा है। फ्लो स्टेट वहीं आएगा जो आपकी ओरिजिनल दिशा है, और उसी ओरिजिनल दिशा को जापानीज कल्चर में इकिगाई बोलते हैं। किसी दिन मैं इकिगाई पे एक वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि इकिगाई क्या है या स्वधर्म क्या है, तो यहाँ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं अपन उस पर बात करेंगे। आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो मेरे लिए जवाब देना ज्यादा आसान होगा। नेक्स्ट बात आती है इसी दिशा में, जब आपने ये ऊपर के सारे क्रम चल लिए हैं और आप कंसिस्टेंटली अपने डायरेक्शन में बहुत इंटेंसली अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और अपने कैरेक्टर में पूरा हैं, तो लास्ट जो चीज आपको समझनी पड़ती है वो होती है परसिवेरेंस, पेशेंस। अब ये पेशेंस और परसिवेरेंस क्यों जरूरी है आपके लिए? एक तो पेशेंस मतलब आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि अधिदैविक परिस्थितियां ऐसी हों जो आपके साथ न हो सकता है आध्यात्मिक परिस्थितियां ऐसी हों जो आपके साथ न हो सकता है सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हों जो आपके साथ न हो, और उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स न आए। पर अगर आपने अपना धैर्य छोड़ दिया और किसी और काम को करने लग गए, तो आपका सारा किया धरा ये जो मेहनत होती है एक दिशा में, वो सब शून्य हो जाती है। अब धैर्य का अभाव कब होता है? तो धैर्य का अभाव होता है प्रेम के अभाव से। जैसे मां अपना बेटा क्रिमिनल हो तब भी वो ये मानती रहती नहीं वो अच्छा है, नहीं वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेम अनंत है। आप उस प्रेम में अगर अपने काम में हैं, जो मैंने पहला एलिमेंट बताया
कि आपकी दिशा वो होनी चाहिए जिसको आप एंजॉय कर सकें, जिसमें आप प्रेम अभिव्यक्त कर सकें अपना। अच्छा, प्रेम जीवन की सबसे अच्छी व्याख्या क्यों हो जाती है? जीवन का सबसे रसीला तत्व क्यों है? जीवन का रस प्रेम में क्यों है? क्योंकि प्रेम जो है वो अभिव्यक्ति की बात करता है, प्रेम पाने की बात नहीं करता, प्रेम देने की बात करता है। तो जब आप अपने करियर में ज्यादा देंगे तो जो मिलेगा आपको वो जो आनंद है, वो जो मजा है, जिसको मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, वो अभिव्यक्ति का मजा है। और वो उसको करने का इतना मजा आएगा कि उसका जो सेकेंडरी कंसिडरेशन है, सेकेंडरी कंसिडरेशन क्या है? आपको जो फीस मिलती है, आपका जो पैसा है, वो सेकेंडरी कंसिडरेशन है। आपको जो सम्मान मिलता है, वो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं तो वो तबला और उनकी उंगलियां एक हो जाती हैं। उनकी उंगलियां जब तबले के ऊपर डांस करती हैं तो जो एक्सप्रेशन है जाकिर हुसैन का, वो उस ईगो का एक्सप्रेशन नहीं है कि मेरा बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़ा तबला वादक हूं, या मुझे बहुत पैसा मिल रहा है। सब सेकेंडरी कंसिडरेशन है। ऐसा नहीं है कि जाकिर हुसैन फीस नहीं लेते, ऐसा नहीं है लता मंगेशकर फीस नहीं लेती, फीस तो सब लेते हैं, बट वो सेकेंडरी कंसिडरेशन है। प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है? तबला बजाने का मजा। तो परसिवेरेंस की जरूरत किसको पड़ती है? जिसके अंदर प्रेम का अभाव। उसको परसिवेरेंस या ठहराव या धैर्य तक जाना भी पड़ता है, नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। पर यदि आपको जीवन के विचलन बार बार डिस्टर्ब करेंगे और उस दिशा में जो आपने दिशा तय कर रखी है उसमें आप प्रेम में हैं, तो फिर ये होगा कि आपके अंदर कोई विचलन नहीं आएगा। आप कितनी भी विकट परिस्थितियों में होंगे, आप बोलेंगे ठीक है, सब बदल जाएगा, आई एम स्टिल गोइंग टू डू दैट थिंग ओनली, मैं फिर भी यही करता रहूंगा। और ये ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा अमिताभ बच्चन की लाइफ से मिलता है। एक टाइम था, अमिताभ बच्चन बहुत सफल काम करने लगे और बहुत पैसा कमा लिया। तो उनको किसी ने समझाया आप बिजनेसमैन बन जाइए, अभी आप नाउ यू शुड ओपन योर ऑन प्रोडक्शन हाउस। तो उन्होंने एक कंपनी डाली ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टोटल बैंक्रप्सी की कंडीशन पैदा हो गई। अमिताभ बच्चन की लाइफ में एक टाइम आया जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको कन्विंस कर लिया कि अब आप थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव हो जाइए। तो उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव होके देखा और ही वॉज वेरी स्मार्ट। तो वो थोड़ा सा एक्टिव हुए और उनको समझ में आ गया कि ये ज्यादा संभव नहीं है मेरे लिए। तो दोनों जगह से वो बाहर आ गए। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टाइम पे तो उनको कई सालों तक लोन वापस करते रहना पड़ा, और राजनीतिक रूप से वो असफल थे तो वहां से बाहर आए, पर अपनी दिशा, अपने काम को एंजॉय करते थे, इसलिए उन्होंने उस डायरेक्शन में वापस आए और परसिवेरेंस का अभाव वहां नहीं पड़ा। वही अमिताभ बच्चन बिजनेस में परसिवेरेंस पे नहीं रुक सके, पेशेंस उनके पास में उतना नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने भी लॉस देखे, जमशेदजी टाटा ने भी लॉस देखे, JRD टाटा ने भी लॉस देखे, अजीम प्रेमजी ने भी। वो क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि वो उनका डोमेन था बिजनेस। अमिताभ बच्चन का डोमेन नहीं था बिजनेस, तो उन्होंने वहां पे अपना पेशेंस होल्ड नहीं कर पाए। पेशेंस हमेशा कहां होल्ड कर पाएंगे? प्रेम के साथ। जहां प्रेम है वहां पेशेंस है। तो ये अगर आप कुछ बिंदु ध्यान रखते हैं और अपना करियर तय करते हैं या अपनी दिशा तय करते हैं, तो आपका करियर निश्चित रूप से सफल होने वाला है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि किसी भी विषय के ग्लोबल एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उसमें 17,500 घंटे काम करना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट 8 साल के आसपास की मेहनत है। अगर आप 8 साल ईमानदारी से किसी एक दिशा में मेहनत करते हैं तो आप उसके ग्लोबल एक्सपर्ट के तौर पे मैं यहाँ एक्सेप्ट कर ली जाएंगे। मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप 50 साल का प्लान कीजिए, आप 100 साल का प्लान कीजिए। ऐसे ऐसे आपको हलवाई इस देश में हमेशा हर जगह मिलेंगे जिनकी दुकानें 100 साल से चल रही हैं। हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है भंवरी लाल जी का, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है मथुरा वाला। 100 साल, 125 साल से दुकानें चल रही हैं, और ये वो दुकानें हैं जो आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रही हैं। अब इनके तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, 5वीं जनरेशन तक आ गई हैं जो इन बिजनेसेस में हैं, और सबको उसका बेनिफिट मिलता है। उस ब्रांड का आज तक सब बेनिफिट उठा रहे हैं। हम फिर वही बात करें, जमशेदजी टाटा के काम का बेनिफिट आज पूरा विश्व तो उठा ही रहा है, पर टाटा परिवार ने कितना उठाया? क्योंकि
he enjoyed his thing, his things and he planned for hundreds of years. इसलिए आज 130-140 साल बाद भी 150 साल के लगभग का समय हो रहा है, इतने समय के बाद भी टाटा ग्रुप आज तक खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। पहली, अगर अपने करियर में आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। पहली, दिशा तय करें। दूसरी, उस दिशा में अपना किरदार तय करें कि क्या किरदार निभाएंगे, किस कैरेक्टर में रहेंगे। तीसरी, उस अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स तय करें उस डायरेक्शन में। चौथी, एक सॉलिड रेजोल्यूशन लें कि मैं इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। पांचवी, वो हर संभव प्रयास कीजिए, विच इज कॉल्ड मैसिव एक्शन। छठी, कंसिस्टेंटली प्रयास करते रहें। और पांचवी, आखिरी तक धैर्य रखें। हो सकता है शुरू के 10 साल आपको कोई सफलता नहीं मिले। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, विकास सिंह।